नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। खबर दुनिया की यानी बीते हफ्ते भर में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घटित सभी अहम खबरें लेकर हम हाजिर हो जाते हैं और अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की। लेकिन सबसे पहले हम निगाह डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में परमाणु चरमपंथ रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर 50 देशों ने जताई सहमति। अमेरिका ने आईएस के परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश को दुनिया की सुरक्षा के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। ब्राजील में राजनीतिक संकट गहराया। 13 साल से सहयोगी दल पीएमडीबी ने छोड़ा साथ। डिल्मा रोसेफ पर बढ़ा महाभियोग का खतरा। लीबिया में एकता सरकार के मुखिया सिराज समुद्री रास्ते से पहुंचे लीबिया। त्रिपोली की सरकार ने एकता सरकार के साथ हुए समझौते पर जताई नाराजगी। कुछ लड़ाके फायज सिराज के समर्थन में आगे आए। अल नीनो के कहर से जूझ रहा वियतनाम में पड़ा सदी का सबसे बड़ा सूखा। मेकांग नदी का जलस्तर गिरा। चीन द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद राहत की उम्मीद। थाईलैंड ले रहा है कृत्रिम बारिश का सहारा। जंग के चलते करोड़ों बच्चे सुरक्षित भविष्य से हो रहे हैं महरूम। यूनिसेफ के मुताबिक हिंसा की वजह से रुक जाता है बच्चों का मानसिक विकास। अमेरिका में जहां नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया इस समय चल रही है, तो वहीं सत्ता में महज बाकी बचे 10 महीने पहले राष्ट्रपति ओबामा ने आखिरी परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन बुलाकर परमाणु शक्ति के विध्वंसक इस्तेमाल के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का प्रयास किया। दुनिया आज परमाणु अस्त्रों के ढेर पर बैठी है। परमाणु ऊर्जा के विध्वंसकारी इस्तेमाल का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन पेरिस और ब्रसेल्स में हमलों के बाद हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य जोर विखंडनीय पदार्थ के जखीरे पर रहा, लेकिन अन्य परमाणु चिंताओं ने भी ध्यान आकर्षित किया। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन परमाणु निरस्त्रीकरण, अप्रसार और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए संपन्न हो गया। एक साझा बयान में कहा गया कि दुनिया की सुरक्षा के सामने आतंकवादियों द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा न केवल बना हुआ है, बल्कि लगातार बढ़ रहा है। वॉशिंगटन में 50 से ज्यादा देशों के नेता परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर बहस करने के लिए जमा हुए। आतंकवादियों द्वारा परमाणु सामग्री का इस्तेमाल एक डर्टी बम के रूप में करने या एक परमाणु हथियार प्राप्त करने का खतरा सम्मेलन में छाया रहा। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि चीन और अमेरिका उत्तर कोरिया को और मिसाइल परीक्षण करने से रोकने के लिए एक साथ प्रयास करेंगे। उन्होंने पूर्वी एशियाई नेताओं के बीच इस बात को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास किया कि उत्तर कोरिया पर कैसे प्रतिक्रिया जताई जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इस्लामिक स्टेट की परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ओबामा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब तक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के लिए 102 देश राजी हो गए हैं। परमाणु हथियारों के खतरे पर वॉशिंगटन में हो रहे सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ फिर एकजुटता की अपील की। बराक ओबामा की विदेश नीति की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल परमाणु सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में बचे महज 10 महीने पहले बुलाया गया आखिरी ऐसा सम्मेलन था। दुनिया की बड़ी आणविक शक्ति रूस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। चौथा और आखिरी परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन दुनिया को आणविक विभीषिका से किस हद तक बचा पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप गर्भपात पर दिए गए अपने विवादास्पद बयान से पलट गए हैं। अपने बयान में ट्रंप ने कहा था कि अगर गर्भपात को अपराध घोषित कर दिया जाए तो जो महिलाएं गर्भपात कराती हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो अपनी बात से पलट गए और उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि डॉक्टर को इसके लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासों के बाद सरकार के सहयोगी दल पीएमडीबी के साथ छोड़ने से
ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डिल्मा पर महाभियोग की तलवार भी लटक रही है। हालांकि सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी का कहना है कि डिल्मा के खिलाफ महाभियोग का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के खिलाफ उबाल खाता अवाम का गुस्सा। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासों के बाद पिछले 13 सालों से सरकार की अहम सहयोगी ब्राजीलियन डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी यानी पीएमडीबी के साथ छोड़ने के फैसले से दिल्मा रूसेफ की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पीएमडीबी ने उपराष्ट्रपति समेत सभी 6 मंत्रियों को इस्तीफा देने का फरमान सुनाया है। साथ ही सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 600 अधिकारियों से भी पद छोड़ने को कहा गया है। पीएमडीबी के इस कदम से सिर पर लटकती महाभियोग की तलवार अब काफी धारदार हो गई है। महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाली संसदीय कमेटी में उनके विरोधियों को अब बहुमत हासिल हो गया है। दिल्मा के लिए राहत की खबर ये है कि पीएमडीबी के 3 मंत्रियों ने पार्टी के आदेश को ना मानने के संकेत दिए हैं। अब उनकी सारी उम्मीदें निजी संबंधों पर टिकी हैं। निचले सदन में पीएमडीबी के 68 सदस्य हैं। अप्रैल के मध्य में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में महाभियोग पर मतदान कराया जा सकता है। महाभियोग के लिए 513 सदस्यीय सदन में 342 मतों की जरूरत है। फिर इसे सीनेट में भेज दिया जाएगा। अगर सीनेट में इसे समर्थन मिलता है तो दिल्मा को 180 दिनों के लिए निलंबित कर संसद उनके खिलाफ ब्राजील के घाटे को छिपाने के आरोपों की जांच करेगी। दिल्मा रूसेफ सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के घोटाले से जुड़े आरोपों का भी सामना कर रही हैं। हालांकि वो ऐसे आरोपों का खंडन कर रही हैं। सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी का कहना है कि दिल्मा के खिलाफ महाभियोग का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अगर उन्हें पद से हटाया जाता है तो तख्ता पलट होगा। अब सरकार तख्ता पलट का मुद्दा बनाकर खुद को बचाने में जुटी है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं दिखता। ब्राजील में राष्ट्रपति डिल्मा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो म्यांमार में अगर बात करें तो करीब 50 साल के बाद लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली है। म्यांमार में करीब 50 साल बाद लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली है। सैनिक शासक थेन सेन ने एलएलडी के उठे च्यों को सत्ता की कमान सौंपी और इसी के साथ सैनिक सरकार का लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता का हस्तांतरण पूरा हुआ। इसके अलावा शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों में नेता आंग सान सू ची भी थी। शपथ ग्रहण के बाद सू ची की पार्टी ने उन्हें एक विशेष राजकीय सलाहकार का पद देने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव रखा है। अगर ये पारित हो जाता है तो उनका पद संसद पर संचालन की भूमिका होगा। दूसरी तरफ म्यांमार की सेना के सांसदों ने एक विशेष सलाहकारी भूमिका के जरिए आंग सान सू ची की शक्ति को बढ़ाने की योजना को असंवैधानिक करार दिया है। पाकिस्तान में सजाए मौत पाए पंजाब के पूर्व गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी के हजारों समर्थक कानून का मखौल उड़ाते हुए इस्लामाबाद के वीआईपी इलाके में घुस आए और देश में इस्लामी कानून लागू करने और ईश निंदा कानून की दोषी ईसाई महिला आसिया बीवी को फांसी देने की मांग की। 4 बच्चों की मां आसिया बीवी को पानी के प्याले पर एक मुस्लिम महिला के साथ झगड़ा करने के दौरान इस्लाम की तौहीन करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। पीएम हाउस, सुप्रीम कोर्ट, दूतावासों से आबाद इस्लामाबाद का रेड जोन इलाका। नाम से ही इलाके की चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का पता चलता है। लेकिन बीते रविवार को सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं जब सजाए मौत पाए पंजाब के पूर्व गवर्नर सलमान तासीर का कातिल मुमताज कादरी के हजारों समर्थक कानून का मखौल उड़ाते हुए इस इलाके में घुस आए। पुलिस की भीड़ को रोकने की कोशिश झड़पों में बदल गई। प्रदर्शनकारी देश में इस्लामी कानून लागू करने की मांग करते हुए संसद के समक्ष धरने पर बैठ गए। इस्लामाबाद प्रशासन से बातचीत करने से इनकार करते हुए सरकार के सामने ईश निंदा कानून में कैद ईसाई महिला आसिया बीवी को फांसी देने के अलावा अपने साथियों की रिहाई की मांग भी रखती। 4 बच्चों की मां आसिया बीबी को पानी के प्याले पर एक मुस्लिम महिला के साथ झगड़ा करने के दौरान मुस्लिम की तौहीन करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। तब से वो सलाखों के पीछे है। मुमताज कादरी सलमान तासरी की इसलिए हत्या कर दी गई थी कि उन्होंने ईश निंदा कानून में सुधार की हिमायत के साथ साथ आसिया बीबी की मदद का वायदा भी किया था। कत्ल के बाद से कादरी कट्टरपंथियों का हीरो हो गया। आसिया बीबी को फांसी दिए जाने की मांग कादरी की नमाज जनाजा के दौरान भी उठी थी। अब लाल मस्जिद से जुड़े लोग भी इस मांग में शामिल हो गए हैं। आसिया बीबी पर हमलों का खतरा देखते हुए पहले ही जेल में अलग थलग कर दिया गया था। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून बेहद संवेदनशील मसला है और इसकी सजा सिर्फ मौत है।
हालांकि अब तक किसी भी शख्स को इस आरोप में सजाए मौत नहीं हुई है, लेकिन इल्जाम लगने के बाद उसकी जान का खतरा जरूर बढ़ जाता है। पिछले साल इसी आरोप में एक मुलजिम को रावलपिंडी जेल के गार्ड ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। जाहिर है, जब आसिया को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है तो उनकी सुरक्षा की चिंता खुद ब खुद बढ़ जाती है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब एक गांव पर किए गए हवाई हमले में 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक महीने से जारी युद्ध विराम के बाद इस तरह का ये पहला वाकया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि बमबारी किसने की, लेकिन असद की सेना का हाथ होने के सबूत मिल रहे हैं। इस दौरान असद ने कहा कि अगर जनता चाहे तो वो पहले चुनाव करा सकते हैं। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने शनिवार को त्रान दाई क्वांग को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया। उन्हें 13वीं नेशनल असेंबली में 481 में से 452 वोट मिले। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले क्वांग 2011 से सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। उन्हें सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महाधिवेशन में जनवरी में इस पद के लिए मनोनीत किया था। बाढ़ और सुखाड़ का खतरा दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। वियतनाम में पिछले एक सदी का सबसे भयावह सूखा पड़ा है। करीब 20,20,000 हेक्टेयर जमीन खारे पानी की चपेट में है। वियतनाम से लगे देश थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के कुछ इलाके भी सूखे की चपेट में हैं। सूखे से निपटने के लिए सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। थाईलैंड तो कृत्रिम बारिश का सहारा ले रहा है। वियतनाम का मेकांग क्षेत्र धान की फसल से लहलहा रहा होता था, लेकिन इस बार पौधों में फूल भी नहीं लग पाया, क्योंकि पूरा इलाका जबरदस्त सूखे की चपेट में है। पानी की किल्लत इस कदर है कि इलाके की आखिरी आस मेकांग नदी ने भी साथ छोड़ दिया है। कभी लबालब भरी रहने वाली नदी 1926 के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। खारे पानी की मार अलग से परेशानी खड़ी कर रही है। खारे पानी के बढ़ते दबाव के कारण किसान धान की फसल को काट रहे हैं ताकि जानवर चारे की कमी के कारण भूखे ना मरें। पिछली एक सदी का ये सबसे भयावह सूखा है। करीब 20,20,000 हेक्टेयर जमीन खारे पानी की चपेट में है। अल नीनो का कहर आगामी मई तक जारी रहेगा और तापमान सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ जाएगा। डेल्टा के 13 क्षेत्र सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं, जिसमें बैनबे की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। किसानों को पीने के लिए पानी दूसरे राज्यों से खरीदना पड़ रहा है। वियतनाम से लगे देश थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के कुछ इलाके सूखे की चपेट में हैं। 76 में से 22 प्रांतों में सूखे की मार झेल रहा थाईलैंड कृत्रिम बारिश का सहारा ले रहा है। रॉयल रेन मेकिंग के जहाज बादलों से पानी बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मेकांग नदी पर दर्जनों बांध बनाने वाले चीन ने जिंघांग बांध से पानी छोड़ दिया है, जो अप्रैल की 5 तारीख तक वियतनाम पहुंच जाएगा। पानी के पहुंचते ही खारे पानी की नमी में कमी आ जाएगी। खैर, मेकांग डेल्टा के सामने ये कुदरती आफत है जो वक्त के साथ टल जाएगी, लेकिन जो कृत्रिम आपदा खड़ी की गई है उससे पार पाना मुश्किल है। मेकांग तिब्बत से निकलती है, चीन, लाओस होते कंबोडिया तक जाती है। गर्मी के दिनों में नीचे के देशों को पीने का पानी मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, जबकि बारिश के समय में चीन द्वारा पानी छोड़ दिए जाने से इन देशों में बाढ़ आ जाती है। अफ्रीकी देशों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जहां भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, तो लीबिया में इस समय 2 सरकारें चल रही हैं। लीबिया में इस समय 2 सरकारें चल रही हैं। दरअसल 2014 में चुनाव हुआ था, लेकिन त्रिपोली में काबिज लोगों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके मुखिया खलीफा घवेल हैं। लिहाजा लीबिया की एकता सरकार के मुखिया फायज सिराज समुद्र के रास्ते त्रिपोली पहुंचे। त्रिपोली पहुंचते ही हिंसा का नया दौर शुरू हो गया। विरोधियों ने आसमान और जमीन पर पहरा बिठा रखा था, लिहाजा लीबिया की एकता सरकार के मुखिया फायज सिराज समुद्र के रास्ते त्रिपोली पहुंचे। सिराज और राष्ट्रपति परिषद के 6 नायाबों के त्रिपोली पहुंचते ही हिंसा का नया दौर का आगाज हो गया। आशंकाओं के बादल मंडराने लगे। लोग दुकान, रेस्टोरेंट बंद कर पेट्रोल पंप की ओर मुड़ गए। विरोधी लड़ाकों ने जगह जगह चेक पोस्ट खड़ी कर अपनी मजबूत पकड़ का एहसास कराया। अल नाबा टीवी नेटवर्क पर त्रिपोली सरकार के इस्लामी समर्थकों का कब्जा हो गया। लीबिया में इस समय 2 सरकारें चल रही हैं। दरअसल 2014 में चुनाव हुआ था।
लेकिन त्रिपोली में काबिज लोगों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके मुखिया खलीफा गवेल हैं। वहीं दूसरे धड़े ने 1000 किलोमीटर दूर बंदरगाह शहर तोब्रुक में जाकर खलीफा हिफ्तार की अगुवाई में सरकार गठित कर ली। इनकी आपसी लड़ाई का फायदा उठाते हुए आईएस ने एक बड़े शहर सिर्ट पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र को लगता है एकता सरकार ही लीबिया को इस्लामिक स्टेट के चंगुल से बचा सकती है। फायज सिराज के नेतृत्व में गठित इस सरकार में दोनों धड़े के नेता शामिल हैं। समझौते के अनुसार एकता सरकार में सभी विधायी शक्तियां पूर्व संसद के पास होंगी, जबकि त्रिपोली सरकार की भूमिका सिर्फ सलाहकार की होगी। त्रिपोली के समर्थकों ने समझौते के आतंकवाद समेत कुल 5 मुद्दों पर आपत्ति जताते हुए सिराज को वापस लौट जाने को कहा है। सिराज ने समुद्री जहाज में ही केंद्रीय बैंक और नगर निकाय के प्रमुखों से मुलाकात की। 1-2 लड़ाके भी अब सिराज के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी डगर अब भी कांटों भरी है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एकता सरकार को जमीन पर उतारने के लिए सिराज के पास क्या योजना है। दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति जैकब जुमा पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनके द्वारा अपने आवास में स्विमिंग पूल और एम्पी थिएटर बनाने के लिए खर्च की गई सरकारी रकम वापस नहीं लौटाकर संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है। हालांकि जुमा ने ऐसे आरोपों का खंडन किया है। जब से आतंकियों ने यूरोप को निशाना बनाया, तब से यूरोपीय संस्कृति में बदलाव साफ दिखने लगा है। विरोध प्रदर्शन और धार्मिक भेदभाव की घटनाएं बढ़ गई हैं। फ्रांस में छात्रों और सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पेरिस समेत कई इलाकों में भारी प्रदर्शन हुए हैं, जो कई बार हिंसक भी हो गए। ट्रेन ड्राइवर और अध्यापक भी श्रम कानूनों का विरोध करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार का कहना है श्रम कानून में बदलाव से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। आतंकी हमलों के बाद मुसलमानों के खिलाफ सोच में नकारात्मक बदलाव आ रहा है। ब्रसेल्स में मुस्लिम महिला को श्रद्धांजलि देने से रोका गया। उधर ब्रिटेन में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के मामलों में इजाफा देखा गया है, जिसके चलते पुलिस ने ऐसे मामलों को अलग श्रेणी में दर्ज करने का फैसला किया है। मुस्लिमों, सिखों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव और हमले भी अलग से दर्ज किए जाएंगे। पहले फ्रांस फिर ब्रुसेल्स में दरिंदों की हैवानियत का नतीजा है कि यूरोपीय समाज में मुसलमानों के प्रति नकारात्मक सोच तेजी से बढ़ती जा रही है। ब्रसेल्स के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा आयोजित की गई, तभी एक मुस्लिम महिला भी अपनी संवेदना प्रकट करने पहुंची तो एक समूह ने उसे रोक लिया। दिलचस्प बात यह है कि ये समूह खुद को फांसीवादी बता रहा था और नाजियों के अंदाज में सलाम कर रहा था। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की तेज बौछारें मारी और इन्हें भगाने में कामयाब रही। उधर ब्रिटेन में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के मामलों में इजाफा देखा गया है, जिसके चलते पुलिस ने ऐसे मामलों को अलग श्रेणी में दर्ज करने का फैसला किया है। इससे मुसलमानों को उनकी धार्मिक आस्था के कारण निशाना बनाने के मामलों की तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी। यही नहीं, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति अपराध के आंकड़े भी अलग से दर्ज किए जाएंगे। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से डर के चलते होने वाले अपराधों को भी अलग से दर्ज किया जाएगा। बहरहाल 1 अप्रैल से इंग्लैंड और वेल्स में एक नया आदेश लागू हो रहा है। 2013 और 2014 में धार्मिक विश्वासों के चलते करीब 2000 अपराध दर्ज हुए थे। 2015 में इनमें करीब 45% की बढ़ोतरी हुई है। सिखों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव और हमले भी अलग से दर्ज किए जाएंगे। 9/11 हमले के बाद सिखों को पगड़ी के चलते उन्हें भी मुस्लिम मानकर निशाना बनाया जाता रहा है। बहरहाल इन सब के बीच आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कवायद जारी है। इस जंग में फ्रांस को थोड़ा झटका लगा है। पेरिस हमलों में दोषी पाए जाने वाले आतंकियों की फ्रांसीसी नागरिकता छीनने के लिए संविधान संशोधन करने की योजना को निरस्त कर दिया गया है। इस सुधार के लिए संसद में सहमति नहीं बन पाने के कारण राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने यह कदम उठाया है। हमले के तुरंत बाद ये प्रस्ताव पेश हुआ था, लेकिन कड़े विरोध के बाद कानून मंत्री को जाना पड़ा था। प्रस्ताव भले वापस हो गया हो, लेकिन आतंक के खिलाफ संकल्प कमजोर नहीं पड़ा है। दुनिया की जानी मानी वास्तुकार और डिजाइनर ज़हा हदीद नहीं रही। लंदन ओलंपिक एक्वेटिक सेंटर को डिजाइन करने वाली वास्तुकार और डिजाइनर का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। इस ब्रिटिश वास्तुकार का जन्म इराक में हुआ था। उन्होंने ब्रिटेन में रहते हुए एक महिला और विदेशी होने के नाते नस्लीय भेदभाव और अनुचित व्यवहार को झेला, लेकिन एक कुशल वास्तुकार होने के साथ साथ ज़हा हदीद मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए रोशनी से कम नहीं थी।
नाटकीय अंदाज में मिस्र के एक विमान का अपहरण करके उसे साइप्रस में उतारने के लिए मजबूर करने वाले एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। अपहरणकर्ता ने विस्फोटक सामग्री वाली बेल्ट पहनने का दावा किया था। अपहरणकर्ता अपनी पूर्व पत्नी से मिलने की मांग कर रहा था। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यक ईसाइयों को निशाना बनाया गया जब ईस्टर के मौके पर जोरदार धमाके में खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इस बार खासतौर से मजहब के नाम पर उस तबके को निशाना बनाया गया जो पहले से ही हाशिए पर खड़ा है। पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी में 1.6% ही ईसाई हैं, जो कराची, लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब के बहुत से गाँव में रहते हैं। पाकिस्तान का गुलशन इकबाल पार्क बसंत ऋतु की भीनी भीनी खुशबू से सराबोर था। रंग बिरंगे फूलों के बीच कोयल की कूक मानो कुदरत दिल खोलकर मुस्कुरा रही हो। जाति धर्म का फर्क किए बगैर सब पर अपनी नियामत न्यौछावर कर रही थी। पाकिस्तान का ईसाई समाज भी इस हसीन मौसम का लुत्फ उठाते हुए ईस्टर की खुशियां बांट रहा था। तभी पार्क में जोरदार धमाका हुआ और फिजा में मातम छा गया। हालांकि पाकिस्तानी फिजा ने कई बार इस तरह की चीख पुकार सुनी थी, लोगों को तड़पते हुए देखा था, खून से लथपथ अस्पताल की तरफ भागते हुए देखा था, लेकिन फर्क इतना था, इस बार खास तौर से मजहब के नाम पर उस तबके को निशाना बनाया था जो पहले से ही हाशिए पर खड़ा है। पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी में 1.6% ईसाई हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब के बहुत से गांवों में आबाद हैं। आज़ादी के समय अल्पसंख्यकों की आबादी 15% थी, अब महज 4% है। ज्यादातर ईसाई निचली जात से हैं और मजदूरी करते हैं। ये शहरों में छावनी के पास लाल कुर्ती कहे जाने वाले इलाके में रहते हैं। ब्रिटिश राज में गोवा से आए कराची के ईसाई थोड़ा खुशहाल हैं। हालांकि दोनों समुदाय साथ साथ रहते हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों पर अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। पिछले साल लाहौर के चर्च को निशाना बनाया जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। 2013 पेशावर के चर्च पर आत्मघाती हमला हुआ, 80 लोग मारे गए। 2009 में भीड़ ने 40 घरों को आग लगा दी थी, 8 लोग जलकर राख हो गए। 2005 में कुरान जलाने की अफवाह के बाद भी हिंसा भड़क उठी। 1990 के बाद कई ईसाइयों को कुरान का अपमान करने और पैगंबर की निंदा करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया। 2012 में ईश निंदा के आरोपों से बरी की गई स्कूली छात्रा रिमशा मसीही को एक स्थानीय मौलवी ने फंसाया था। कुछ चर्चित घटनाएं हैं जो ईसाइयों की बदहाल स्थिति को बयां करती हैं, लेकिन नवाज सरकार ने उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कुछ पहल की जो शायद कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रही है। बच्चों की दुनिया यानी खेल खिलौने, शरारत, मस्ती, प्यार और दुलार की दुनिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र बाल संस्था यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया भर में 7 साल की उम्र तक के 8.6 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी में जंग और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देखा। बचपन क्या होता है, शांति क्या होती है, उन्हें पता नहीं। लगातार तनाव और सदमा इनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया है। आंखें खोली तो कहीं गोलियों की तड़तड़ाहट थी, तो कहीं बम की बौछारें हजारों जिंदगियों को निगलने को बेताब। जाहिर है ऐसे माहौल और मनोदशा में पैदा होने वाले बच्चों की मानसिक स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र बाल संस्था यूनिसेफ की माने तो ऐसे बच्चों का मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। बच्चों के दिमाग पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव जिंदगी भर के लिए उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनकर रह जाता है। यूनिसेफ के अनुसार इस बात की आशंका है कि इनमें अधिकांश बच्चे 5 वर्ष तक जिंदा भी ना रह पाएं। सुरक्षा के एहसास से ये अनभिज्ञ होते हैं। ये जान भी नहीं पाते कि जीवन में खेलकूद, दोस्त, नियमित दिनचर्या का महत्व क्या होता है। घर परिवार, दोस्त, नातेदार का प्यार बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अहम माना जाता है, लेकिन वो जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं। सीरिया में 2011 में शुरू हुए युद्ध में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग दर बदर भटकने को मजबूर हैं। इराक, दक्षिणी सूडान, सीरिया और यमन जैसे युद्धरत देशों में नवजातों और इनकी माताओं को युद्ध से बचने के लिए जोखिम भरी यात्राएं करनी पड़ती हैं।
गर्भवतियों को बिना किसी मेडिकल हेल्प के प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। 2015 के पहले 9 महीनों में 2 लाख से अधिक बच्चों ने यूरोपीय यूनियन के देशों में शरण मांगी है। 2014 में लगभग 3 करोड़ बच्चों को युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न के चलते जबरन अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक यमन में रोजाना 6 बच्चे युद्ध के कारण मारे जा रहे हैं। 3,20,000 बच्चों के सामने खाद्यान्न की गंभीर समस्या है। ऐसी स्थिति में बेहतर कल की उम्मीद करना बेईमानी ही लगता है। तो खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और जाते जाते आपको हम छोड़ जाते हैं अमेरिका में आयोजित पिलो फाइट डे के साथ। लीजिए इन झलकियों का मजा और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।